हाय गाइस, आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संघीय विधायिका को, यानी कि फेडरल लेजिस्लेचर को पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें हम देखेंगे राज्यसभा को, हम लोग देखेंगे राज्यसभा को कि संघीय विधायिका में राज्यसभा की क्या क्या शक्तियाँ हैं, राज्यसभा का गठन कैसे होता है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। यह अगर हम बात करें कि वनडे एग्ज़ाम जैसे एसएससी के एग्ज़ाम, यूपीपी का एग्ज़ाम, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम, ठीक ना, जीडी का एग्ज़ाम, तो ये सब जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक। और अभी आगे होने वाली एग्ज़ाम जैसे टीजीटी का है, पीजीटी का है, यूजीसी नेट का है, तो ये सब एग्ज़ाम जो हैं, ठीक ना, यूपीपीसीएस का है, बीपीएससी का, एमपीपीसीएस का, यूकेपीसीएस का, इन सब एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ये हम देखेंगे कि राज्यसभा के बारे में कि यह हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड के समकक्ष माना जाता है। यह हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समकक्ष माना जाता है इंग्लैंड के, या थोड़ी मात्रा में इसे अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट के समकक्ष भी माना जाता है, ठीक ना। तो इसे कभी कभी हम लोग उच्च सदन भी कहते हैं, यानी कि अपर हाउस, ठीक। जबकि संविधान में इस शब्द का कोई प्रयोग नहीं है, संविधान में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि इसे अपर हाउस कहा जाएगा, ठीक। फिर हम आगे देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ठीक। और हम देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या संविधान में 250 हो सकती है, ऐसा कहा गया है, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य ही हैं। इनमें से भी 12 सदस्य, जो 245 सदस्य, इनमें से 12 सदस्यों का क्या हुआ है, मनोनयन हुआ है। मनोनयन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया है। और 233 सदस्य जो शेष बचे हैं 245 में से, उन सदस्यों का निर्वाचन होता है, निर्वाचन, ठीक। अब हम देखेंगे राज्यसभा के लिए जो निर्वाचन होता है वह कैसे होता है। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसमें मनोनीत सदस्य नहीं है, ठीक। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणी मत के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का चयन करते हैं। सदस्यों का चुनाव खुले मतदान, यह भी पूछता है कि किस मतदान प्रणाली के तहत होता है, और खुले मतदान प्रणाली के तहत होता है या ओपन मतदान प्रणाली के तहत होता है। तो इनमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणी मत के आधार पर, ठीक ना। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणी मत के आधार पर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये भी पूछता है कि किस पद्धति के अनुसार होता है। फिर पूछता है खुले मतदान प्रणाली के तहत होता है या ओपन मतदान प्रणाली के तहत होता है, तो यहाँ पर खुले मतदान प्रणाली के तहत होता है। अब हम आगे देखेंगे राज्यसभा की सदस्यता की शर्तें। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को किन किन शर्तों को पूरा करना होता है, तो इसे हम देखते हैं कि उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ साथ 30 वर्ष की आयु पूरा किया हो, उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ वह विकृत मस्तिष्क का नहीं होना चाहिए, ठीक। तो 4 चीज़ें हैं, उम्मीदवार को भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद पे न हो, साथ साथ विकृत मस्तिष्क का न हो। और एक बात और कहा गया कि यदि संसद विधि द्वारा कुछ और योग्यता निर्धारित करे तो जरूरी है कि उम्मीदवार उसे भी धारण करता हो। तो इन्हीं चीज़ें जान गए हम लोग। और हम देखेंगे कि राज्यसभा तथा उसके सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये विघटित नहीं होती है, जबकि लोकसभा हम देखते हैं कि उसका 5 साल के बाद विघटन हो जाता है, समाप्त हो जाती है, नई लोकसभा का चुनाव होता है और नई लोकसभा का गठन होता है। जबकि हम देखते हैं सदस्यों का कार्यकाल यहाँ पर 6 होता है, 6 साल, ठीक। और हम देखते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है। यही बातें हैं इनमें। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन होने का अर्थ है कि राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। लोकसभा सामान्यतः हर 5 वर्ष पर विघटित होती है, पर राज्यसभा कभी नहीं। फिर बात वही है। हम देखेंगे अब
इनके पदाधिकारी के बारे में, राज्यसभा के पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं। तो हम देखते हैं कि दो मुख्य पदाधिकारी होता है, एक प्रथम होता है सभापति, दूसरा होता है उपसभापति। ठीक, फिर हम देखते हैं भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। प्रदेश सभापति का मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वह राज्यसभा का सभापति नियुक्त किया जाएगा, हालांकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यानी कि उपराष्ट्रपति तो रहता है, राज्यसभा का सभापति भी रहता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रावधान है राज्यसभा में, ठीक ना, वह कहता है कि इस आशय का प्रस्ताव कम से कम 14 दिनों पूर्व सूचना के साथ रखा जाए। यदि राज्यसभा उस प्रस्ताव की तत्कालीन समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से पारित कर देती है और लोकसभा प्रस्ताव पर सहमति दे देती है तो उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा का सभापति पदमुक्त हो जाता है। इसके अलावा यदि वह स्वयं चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर स्वयं भी पदमुक्त होने का निर्णय कर सकता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर उपराष्ट्रपति को यानी कि राज्यसभा के सभापति को अगर पद से हटाना है तो उसे कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है राज्यसभा के द्वारा। अगर सूचना दे दी जाती है, उसके बाद कार्यवाही होती है, तो कार्यवाही पूर्ण होने के बाद राज्यसभा में वह लोकसभा के पास जाती है। लोकसभा यदि सहमति देती है तो सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति पद से मुक्त हो जाता है। साथ ही साथ हम दूसरा देखते हैं ये कि अगर उपराष्ट्रपति स्वयं भी चाहे, अगर चाहे कि हमें पद पे नहीं रहना है, हमें कार्य नहीं करना है, तो वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर के भी अपना पद छोड़ सकता है। योगी की पदमुक्ति के बारे में। फिर हम देखते हैं उपसभापति की पदमुक्ति। उपसभापति की पदमुक्ति कैसे होती है, तो हम देखते हैं कि यदि उसका राज्यसभा की सदस्यता की अवधि समाप्त हो जाए, यानी कि 6 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा कर चुका हो, तो पदमुक्त हो जाता है। फिर दूसरा ये है कि यदि वह सभापति को संबोधित करके अपना इस्तीफा दे दे। इसका मतलब ये है कि अगर उपसभापति चाहता है कि पदमुक्त होना, तो वह सभापति को यानी कि उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र से संबंधित जो पत्र होता है वह दे करके अपना पद छोड़ सकता है। फिर हम देखते हैं कि राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो हम देखते हैं कि राज्यसभा की विधायी कार्य व शक्तियाँ निम्न हैं। यानी विधायी कार्य भी होता है कानून बनाने से संबंधित, और अन्य शक्तियाँ भी होती हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि गैर वित्तीय विधेयक के संबंध में राज्यसभा उतनी ही शक्तियाँ प्राप्त हैं जितनी लोकसभा को, ठीक ना। तो हम देखते हैं कि गैर वित्तीय जो विधेयक हैं, यानी कि वित्तीय विधेयक के अलावा जो विधेयक होते हैं उनमें राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्ति प्राप्त होती है। फिर हम देखते हैं कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को सिर्फ इतनी शक्ति प्राप्त होती है कि वह 14 दिनों के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेज दे। यानी कि अगर हम बात करें कि वित्त विधेयक की, तो वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। लोकसभा अगर पारित कर देती है और राज्यसभा के पास भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को अपने पास अधिकतम 14 दिनों तक रख सकती है। अगर 14 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो वह विधेयक स्वयं ही पारित माना जाएगा। यानी कि 14 दिनों तक लेट करने की अधिकार होता है। यानी कि उसमें अगर सुझाव देना चाहे सुझाव भी दे सकती है, लेकिन लोकसभा इन शर्तों को, इन सुझावों को मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। फिर देखते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राज्यसभा को शक्तियाँ लोकसभा के बराबर हैं। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। हम देखते हैं कि संविधान संशोधन जो विधेयक होता है वह राज्यसभा या लोकसभा में कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर इसमें विवाद होता है संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित, तो इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। जबकि हम देखते हैं साधारण विधेयक में अगर विवाद होता है तो उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। अब हम देखेंगे विशिष्ट कार्य व शक्तियाँ की क्या हैं। ये विशिष्ट कार्य में क्या है, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को अधिकार है कि वह उपस्थित और मतदान करने 2/3 सदस्यों की बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। ऐसा किए जाने पर संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को अधिकार दिया गया है कि अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य यानी कि 2/3 सदस्यों के द्वारा अगर ऐसा कोई विधेयक पारित कर देती है, ठीक ना, तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, ठीक ना। ये 249 के अंतर्गत जाके ऐसा किए जाने पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है।
अब हम देखेंगे आगे अनुच्छेद 312 के बारे में। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को कौन सी शक्ति दी गई है? तो राज्यसभा को शक्ति दी गई कि उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार संसद को दे सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को शक्ति दी गई है कि वह चाहे तो अखिल भारतीय सेवा के गठन से संबंधित कोई प्रावधान कर सकती है। अगर ऐसा किया जाता है तो संसद उसके तहत नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। यह भी पूछता है कि अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा की कौन सी शक्ति दी गई है? नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने के लिए, गठन करने के लिए। अब हम देखेंगे कि राज्यसभा के अन्य कार्य व शक्तियाँ कौन कौन से हैं। फिर देखते हैं कि हम इसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा बनते हैं, यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचन में शामिल होते हैं राज्यसभा के सदस्य। फिर हम देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भी शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है, यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा में ही ऐसा प्रावधान प्रारंभ किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग एवं सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को उनके पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने में भी राज्यसभा के सदस्यों का सहयोग लिया जाता है। साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाने के लिए राज्यसभा का प्रयोग किया जाता है तथा कुछ अन्य संवैधानिक प्राधिकारी जो संवैधानिक प्राधिकारी होते हैं उनके पद को उनको भी पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों की आवश्यकता होती है। हम लोग इतना देख लिए हैं। अब लगभग ये समाप्त हो चुका है राज्यसभा। तो ये जो चीज़ें आपको बताई गई हैं काफ़ी एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इन्हें बहुत आराम से किया जा सकता है। अगर हमें लगता है कि वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लिया जाए तो वो कहीं न कहीं दिमाग में सेट हो जाता है। तो हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।